मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हम्म। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। गीता जी, आप आज क्यों आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया? आज तो खाली था ना, कोई और नहीं था तो फिर? मैम आपने बोला था ना वेडनेसडे को करेंगे, मंडे ट्यूसडे क्लास लूंगी। तो फिर मैंने उस हिसाब से वेडनेसडे के हिसाब से अपना प्रिपरेशन आज के लिए नहीं रखा था मैम। ऐसे कल पीपीटी भी रेडी तो था बट बोलने प्रेजेंटेशन का। ही था। कल भी प्रेजेंटेशन ही था। कल तो मैं लॉगिन करने की बहुत कोशिश की, लॉगिन नहीं हुआ तो मुझे लगा क्लास नहीं, क्योंकि मैसेजेस आ रहे थे हमारे ग्रुप में कि लॉगिन नहीं हो रहा है। अच्छा। अभी फिर यशा से बात हुई तब पता चला कि कल क्लास थी करके। वो मुझे लगा लास्ट वीक कल था ना, क्लास नहीं लास्ट थी। वीक का। लास्ट वीक का कंटिन्यू, मतलब उनका इनकम्प्लीट रहा था ना, तो फिर वो तो करना ही था। हाँ इसलिए वो कल मुझे ध्यान था कि इनका इनकम्प्लीट है, बट आपने बोला था ना मंडे ट्यूसडे आप पढ़ाएंगे और वेडनेसडे को प्रेजेंटेशंस होंगे आज के बाद। वो चेंज होता रहता है, अभी किसी का बाकी है, कंटिन्यू है, तो फिर ऐसा हो जाता है। और अभी आपके हाँ। नसीब देखो, कल शायद क्लास भी नहीं होगी। क्यों? कन्वोकेशन। यहाँ अपने कॉलेज का कॉन्वोकेशन है ना, तो कल अभी पता चलेगा हम लोग को कितने बजे जाना है, क्या है। अगर ऐसा रहेगा तो क्लास भी नहीं रहेगा। अभी मैम बोल रहे थे, अभी मैम ने बताया कि सुबह 9 बजे से हम लोग को पहुंच जाना है। फिर शाम को अपने बैच का जो है वो शाम को 6 से 8 घर, जो यहाँ पे है चेन्नई, बैंगलोर में। आप लोग आइए कॉन्वोकेशन में शाम को। अपने स्टूडेंट्स में अपने एक स्टूडेंट को भी गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है। देखो, आ सकते हो तो आओ। कहाँ पर है मैम? कहाँ पे? फोरम खुला है ना, फोरम। हाँ, हाँ। फाल्कन सिटी। उसके बाजू में। आप लोग को एड्रेस सब भेज देंगे, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो। देखते हैं मैम, अगर पॉसिबल हुआ तो आकर कोई, अगर कोई ग्रुप बन रहा है कोई और आ रहा है तो देख आ सकते हैं। इंदिरा जी, आप आ सकते हो। यशा जी, आप बैंगलोर में नहीं हो ना? नहीं, यशा नहीं मैम, मैं बैंगलोर में है। नहीं। हाँ। मैं कोशिश नहीं कर नहीं लेते मैम, अच्छा। मैं हैं, बता बैंगलोर में रहे हैं नहीं हूँ। तो अच्छा, तो आप लोग सब आ सकते हैं, बैंगलोर के तो बहुत सारे जन हैं। हाँ, हाँ अलका मैं। है, कोमल है, हाँ। कोमल। आप ग्रुप में ही भेज मीनाक्षी। दीजिए मैं मैसेज तो एड्रेस का, तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हुआ तो बात करके आ जाएंगे हम लोग। ठीक है। तो मैम मेरा कल है कि नहीं है? नहीं होगा मोस्ट। पता नहीं है, आप तो प्रिपेयर हो ना। तो आपको अब डिलीवरी एक्चुअली नहीं कर। आज मैं बोलने का पूरा प्रेजेंटेशन वो नहीं हुआ था, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था कि कल था ना वेडनेसडे के हिसाब से, मैंने आज का प्रिपेयर नहीं किया था। आप तो हिंदी कीजिए, जब होगा तब प्रेजेंट कर देना। ठीक है मैम। चलो प्रेयर करते हैं। हाँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझं, नमो लोय सपसाहुनं, ऐसो पंच नमकारो सपपावपणासनं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं भवैन्दं। सबको जय जिनेन्द्र। और अगर आप आ रहे जय हो तो श्री फिर बाद में ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देना कि आप कितने जन, कौन कौन आ रहे हो, क्या है, मतलब हमको भी पता चले। अभी मैं पुष्पा जी से राम। करवा देती हूँ सब फॉरवर्ड। ऐसे तो एड्रेस जो है, मैं देखो अभी ही फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो तो मैम वहाँ पे क्या प्रोग्राम, कैसे रहेगा प्रोग्राम, मतलब पता नहीं गा। कौन वो लोग जिन्होंने पास आउट कर दिया ना फर्स्ट ईयर एक बैच, तो उन लोग का कल कॉन्वोकेशन है। मतलब उन लोग को वो डिग्री की पदवी दी जाएगी, डिग्री, हाँ। एमए की। तो उसमें खाली एक हमारे स्टूडेंट है, क्या नाम है, अभी दो स्टूडेंट ही होंगे यहाँ से, और एक दो आने वाले थे, बाद में सडनली उन लोग का कैंसिल हो गया। अभी किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता है। पर उसमें आदित्य करके एक है, उनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है हमारे जैनिज्म रिलेटेड एमए प्रोग्राम के लिए। तो मतलब फाइनल एमए फाइनल कर लिया उन्होंने कि एमए फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में कैसे होता है? फर्स्ट ईयर में तो आप लोग हो।
अच्छा, नहीं वो सेमेस्टर वाइज फर्स्ट ईयर में तो आप लोग, मतलब सेकंड सेमेस्टर के बाद उन लोग में चारों होता है सेमेस्टर या खत्म हो गए। नहीं, मतलब। हाँ, एमए का प्रोग्राम खत्म हो गया। ये जो है ना, हाँ प्रेस्टीज हाँ। सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, कनकपुरा रोड पे है। उसका मैंने अभी देखो ग्रुप में डाल दिया है। ये दोनों डाल दिया है, लोकेशन और एड्रेस। अभी कौन कौन आ रहा है तो इन्फॉर्म कर देना यहाँ पे। मिल गया आप लोग को? यस मैम। हम्म। तो आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए, लास्ट क्लास में जो हमारा चल रहा था उसके बाद आज हमको देखना है भद्रबाहु स्वामी का। तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी का अ, उसके बारे में हम थोड़े जीवन चरित्र के बारे में देखते हैं। तो अंतिम केवली जो थे ना, जम्बू स्वामी, उनके निर्वाण के बाद दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में भिन्न भिन्न हो गए। दोनों संप्रदाय सेपरेट हो गए, सेग्रीगेशन हो गया। उसमें डिवीजन जो हुआ था ना, वो मतलब और भी स्ट्रांगली बढ़ गया। पर किंतु शुद्ध केवली भद्रबाहु के समय में की जो बातें मिलती है, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि भद्रबाहु, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो आप बोलना मुझे। हेलो। यहाँ तो सीएमएस आज वाला मुझे नहीं जमा आ कर रहा हेलो है। देता हूँ ना, बोलने को नहीं करिए। मैम हाँ, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अभी नहीं होगी, देखो। वैसे वो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में थी। हाँ मैम अभी ठीक है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि भद्रबाहु शुद्ध केवली के पश्चात और भी स्थायी परंपरा जो थी ना, वो उसमें दो विभिन्न स्तोत्र में जो प्रवाह जाने लगा। तो भद्रबाहु शुद्ध केवली एक ऐसे केवली है कि जिनको दोनों परंपरा में बहुत ही मान दिया गया है। दोनों परंपरा में उसकी बहुत मान्यताएं हैं। तो हम पहले उसके लिए उसकी लाइफ स्टोरी को थोड़ा देख लेते हैं कि पुंड्रवर्धन देश में देवकिट, देवकिट नाम का एक नगर था। देवकिट नाम का, जिसका हम प्राचीन नाम देखें तो उस समय का जो नाम था ना, वो किटीपुर था, किटीपुर। तो इस नगर में एक सोम शर्मा, सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सोमश्री। फिर उन्होंने भद्रबाहु का उनका जो बेटा हुआ, उनका नाम उन्होंने रखा भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जब बच्चे थे तब बालक के स्वभाव से ही वो बहुत बचपन से ही, मतलब जब बालक थे तब तब से ही उनका स्वभाव क्या था, बहुत होनहार था, बहुत इंटेलिजेंट था। और वो कुशाग्र बुद्धि था। मतलब हर एक चीज में बहुत तुरंत सीख लेते थे और बहुत परफेक्टली करते थे। मतलब उनकी परफेक्शन, कुशाग्र बुद्धि बहुत ज्यादा थी। और उनका जो क्षय पशम था ना, वो भी बहुत ज्यादा था। मतलब कुछ भी बातें एक बार सुन लेना, एक बार देख लेने से उनको समझ में आ जाता था। और वो उनकी धारणा शक्ति भी प्रबल थी। देखो, ये सारी चीजें होना ना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब वैसी ही उनकी बचपन से ही ये सारे गुण उनमें थे। और उनकी जो बॉडी थी ना, वो भी बहुत ही सौम्य था, सुंदर था। और उनकी वाणी भी बहुत मधुर थी, मीठी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी की कुछ बात सुनते हैं तो इतनी मीठी, इतनी अच्छी लगती है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, ऐसा मन होता है। तो वैसे ही उनकी वाणी एकदम मधुर थी और वो स्पष्ट थी। मतलब जो भी वो बात करना चाहते थे ना, कभी भी कुछ भी बताते थे तो वो क्लैरिटी के साथ बताते। मतलब उनकी वाणी में बहुत स्पष्टता होती थी, टू द पॉइंट। हम जैसे बोलते हैं ना, घुमा फिरा के कोई बात करता है तो एक ही बात होती है, पर सामने वाले का दिमाग दही हो जाता है समझने के लिए। तो वैसा नहीं था, उनकी वाणी बहुत स्पष्ट थी। एक वहां वो बालक नगर के बाहर अन्य बालकों के साथ ना खेल रहे थे। तब मार्बल्स, वो गोटियां जो होता है ना, ऐसे कोई अलग अलग प्रकार के बच्चों के जो गेम खेल होते हैं वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उन्होंने 14 गोली की एक एक
पर एक ऐसे पंक्तिबद्ध, मतलब पंक्ति में खड़ा कर दिया। तो ये सब बातें देख के सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा 14 गोलियां एक साथ ऐसे कौन रख सकता है, मतलब विच इज वेरी डिफिकल्ट। जब हम लगोरी खेलते हैं तो उसमें भी कितने पत्थर रखते हैं, 7। और वो भी पत्थर कैसे होते हैं, छोटे बड़े साइज के, मतलब बड़ा नीचे रखते हैं, उसके बाद छोटे 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 करके 7वां पत्थर हम बैलेंस करके रख पाते हैं। पर यहाँ तो उन्होंने क्या हुआ, एक साथ 14 गोलियां एक की पंक्तिबद्ध में रख दिए थे। तो ये देख के सब आश्चर्य हो गए थे, मतलब उनकी जो प्रतिभा थी, उनका जो वैभव था, उनकी जो बातें थी, उनका जो ज्ञान था, वो बचपन से ही सारा बहुत, बचपन से ही बहुत प्रभावशाली थे। एक बार वो गिरनार में भगवान नेमिनाथ जी की यात्रा करने गए थे। तब वहां से वापस आ रहे थे। तब चतुर्थ शुद्ध केवली गोवर्धन स्वामी का संघ वो कोटीग्राम में पहुंचा था। कोटीग्राम मतलब यही किटीपुर। तो उन्होंने, वो जब आ रहे थे तब तब ये साधु का भी ग्रुप वहां पे आया था। तब उन्होंने देखा कि बालक भद्रबाहु जो है ना, वो बहुत ही चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ग्रास्पिंग पावर है। मतलब ये सारा उन्होंने जब देखा, तब उन्होंने उनके माँ बाप के पास जाके पूछा कि क्या आप अपने पुत्र को हमारे साथ विद्या के लिए भेज सकते हो। क्या पूछा, उन्होंने कहा कि उनको इनको देख के ही लगा कि ये बालक जो है ना, वो थोड़े समय में अंतिम शुद्ध केवली बन सकता है। मतलब ऐसे ही उनकी भविष्यवाणी, मतलब ऐसा उनके ज्ञान में उन्होंने देखा। और उनको ये भी लगा कि ये बहुत घोर तपस्वी बनने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छी दीक्षा पालन करेंगे और बहुत अच्छा तपस्वी बनेंगे। तो ऐसी सारी बातें उनको अपने ज्ञान में पता चली। तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके पुत्र हो। तब भद्रबाहु ने कहा कि मैं सोम शर्मा का पुत्र हूँ और मेरा नाम भद्रबाहु है। वो तो बहुत छोटे थे तब, अनायास ऐसे कोई भी पूछता है तो ऐसे जवाब दे दिया उन्होंने। फिर आचार्य श्री जी ने कहा कि क्या तुम हमारे साथ, हमारे चलकर अपने पिता का घर बता सकते हो हमको। फिर वो बालक तत्काल ही अपने उन आचार्य को अपने घर लेके गए। फिर आचार्य को देखकर सोम शर्मा ने भक्ति पूर्वक वंदना की और बैठने के लिए शासन दिए। फिर आचार्य श्री ने उनके पिता सोम शर्मा से कहा कि क्या आप अपने बालक को हमारे साथ पढ़ने के लिए भेज सकते हो। फिर सोम शर्मा ने आचार्य से निवेदन किया कि बालक को आप खुशी खुशी ले जाइए और पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए। फिर हुआ, माता पिता की आज्ञा से आचार्य श्री ने बालक को अपने संरक्षण में लिया और उनको सारी विद्याएं सिखाई और बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारे शास्त्रों के बारे में पढ़ाया, मतलब बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं दी, दीक्षाएं दी, मतलब बहुत सारा ऐसा किया। फिर क्या हुआ, एक बार ऐसे ही समय व्यतीत होता गया तो थोड़े ही वर्षों में भद्रबाहु ने सभी विद्याओं को सीख लिया, सभी विद्याओं के निष्णांत हो गए। फिर वो आचार्य ने उसे अपने माता पिता के पास भेज दिया वापस। तो मतलब उनकी वही थी ना बात कि आप उनको भेजो, हम उनको शिक्षा सारी चीजें सिखाएंगे। फिर सिखा के वापस उनको उनके घर भेज दिया। फिर माता पिता ने देखा कि उसका बेटा विद्या संपन्न हो गया और वो अत्यंत हर्षित हुए। और भद्रबाहु ने माता पिता से के पास आने के बाद उनको अभी यहाँ मन नहीं लग रहा था। इतने वर्षों से वो वहां थे, ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ये सब सीख रहे थे। तब उसको उसके पास ही, गुरु के पास ही जाने की इच्छा हो रही थी। फिर उसके उन्होंने, भद्रबाहु ने अपने माता पिता से पूछा
कि आप मुझे दीक्षा लेने के लिए आज्ञा दीजिए, मैं अनुमति मांग रहा हूँ कि मुझे दीक्षा लेनी है। फिर माता पिता की आज्ञा, माता पिता ने भी आज्ञा दे दी और आज्ञा लेकर वो वापस गुरु के पास चले गए। अभी निष्णात बुद्धि भद्रबाहु ने महावैराग्य का उत्पन्न उनको संपन्न हो रहा था और उन्होंने अभी जिन दीक्षा भी ले ली थी और अभी दिगंबर साधु बनकर आत्म साधना में तत्पर हो गए। फिर क्या हुआ, एक दिन योगी भद्रबाहु प्रातः काल कार्योत्सर्ग में लीन थे, कार्योत्सर्ग कर रहे थे। भक्तिवश देव, असुर और मनुष्य से पूजित हुए गोवर्धनाचार्य ने उन्हें अपने पट्ट पर प्रतिष्ठित कर संघ का सारा भार भद्रबाहु को दे दिया। मतलब ये जो कार्योत्सर्ग में लीन थे, उनकी जो भक्ति थी, उनका जो ऐश्वर्य था, वो सारे लोगों में अभी प्रचलित हो गया था, सब में फेमस हो गया था और सब लोग, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, सब लोग उनकी पूजा करने लगे थे, मतलब उनको बहुत मान देने लगे थे। तो ये देख के गोवर्धनाचार्य जी ने क्या कहा किया, अपने पट्ट पर उनको प्रतिष्ठित कर दिया और संघ का सब भार भद्रबाहु को सौंप के वो टेंशन लेस, मतलब फ्री हो गए। फिर कुछ समय बाद गोवर्धन स्वामी का स्वर्गवास हो गया। अभी गुरु स्वर्गवास के पश्चात भद्रबाहु सिद्धि संपन्न मुनि पुंगव हुए और वो और भी कठोर तपश्चर्या करने लगे और अपने आत्मा साधना में और आत्म ध्यान में अपना ज्यादा समय बिताने लगे और साथ साथ में संघ का भी भार वो उठाते थे, उसका भी कार्य करने में वो निपुण हो गए और अब वे चौथ पूर्वधारी हो गए थे। उसको कहते हैं चतुर्दश पूर्वधारी और अष्टांग महानिमित्त के पारगामी श्रुत केवली थे वो। और अपने संघ के साथ साथ उन्होंने अनेक देशों में विहार किया, धर्मोपदेश दिया और सब लोगों के हित के लिए कार्य करने लगे। तो ऐसे करते 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 समय जाने लगा। फिर भद्रबाहु श्रुत केवली ने अपने विशाल संघ के साथ एक बार विहार कर रहे थे और वो विहार करते करते उज्जैन नगरी में पधारे। कहाँ पधारे? उज्जैन। और श्रीपा नदी के किसी उपवन में वो लोग ठहरे हुए थे। तो वहां सम्राट मौर्य ने अपनी उनको देखा और उन्होंने उनको उनको वंदन करने के लिए आए। तो एक दिन मतलब ऐसे वंदन करने के लिए रोज आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भद्रबाहु आहार के लिए गोचरी के लिए नगर में गए थे। उस समय वे एक मकान उस भाग में उपस्थित हुए जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, मतलब वहां पहुंचे कि जहां पे कोई था ही नहीं, किंतु पालने में झूलते हुए एक बालक था। वहां पालने में मैम झूलते, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है। वहां पे तो फुल सिग्नल दिखा रहा है। नहीं मैडम, हो मैम रही है वो, वॉइस ब्रेक हो रही वॉइस है। ब्रेक हो रही है मैम। हाँ हाँ, आप लोग बोल रहे तो, पर यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ना, और दूसरा भी एक वाईफाई है पर वो आज नहीं ओपन ही नहीं है 2 दिन से। अभी किया। मैम वहां के बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त वो मौर्य वंदना करने आए और वो गोचरी के लिए गए, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके वो बाद नहीं पता चला। गए हुए थे ना, तो वहां वो एक ऐसे बिल्डिंग में पहुंचे जहां पे कोई दिख नहीं रहा था उस बिल्डिंग में, और वहां पे एक झूले में एक बालक झूल रहा था। छोटा बालक था एक झूले में, और तो आजू बाजू कोई दिख नहीं रहा था। फिर उस बालक, छोटे बालक ने कहा कि मुनि तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, चले जाओ। वो छोटा ओ। बालक था ना, उसने कहा, जो पालने में झूल रहा था। तब भद्रबाहु ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ 12 वर्ष का भारी दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, दुकाल पड़ने वाला है। मतलब वो जो बच्चा था बोल रहा था तुम चले जाओ, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो मतलब
उन्होंने सोचा कि ये क्यों ऐसे मुझे बोल रहा है, फिर उसने अपना निमित्त ज्ञान लगाया, फिर ज्ञान से उनको पता चला कि ये तो यहाँ ये एरिया से ही वो जाने को बोल रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में 12 साल का दुकाल पड़ने वाला है। तो ये बात तो सबको पता है ना, 12 साल का दुकाल पड़ा था। फिर 12 वर्ष तक यहाँ पे वर्षा न होने के कारण अन्न आदि उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा अब वो सोच रहे थे। और उनको लगा कि धन्य धान्य से जो समृद्ध जगह है, यह देश शून्य हो जाएगा, मतलब धन धान्य सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, भूख मिल जाएगी, लोगों को खाने के लिए सांसें पड़ जाएंगे, कुछ खाना नहीं मिलेगा। इसके कारण मनुष्य एक मनुष्य का ही दुश्मन हो जाएगा, एक दूसरे से मतलब चीटिंग करने लगेगा खाने के लिए, वो सब डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएगा। यह देश राजा मनुष्य और तस्कर आदि से विहीन हो जाएगा, मतलब राजा का राज्य भी नहीं रहेगा, लोगों में भी बहुत अशांति हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सुविधा पूरी डिसिप्लिन चल रही है ना, वो कुछ भी नहीं रहेगा। ये ऐसे जानकर आहार लिए बिना वो वहां से लौट गए। आहार वो ग्रोसरी लेने गए थे, कुछ लिया नहीं, ऐसे ही लौट गए। और जिन मंदिर में आकर आवश्यक क्रिया संपन्न करके उन्होंने समस्त संघ में घोषणा दी, जो उनका डेली रूटीन होता है ना, वो रूटीन खत्म करने के बाद उन्होंने संघ में घोषणा की कि यहाँ 12 काल का दुष्काल दुकाल पड़ने वाला है, अतः सब संघ को समुद्र के समीप दक्षिण देश में जाना चाहिए। फिर सम्राट चंद्रगुप्त ने रात्रि में सोते हुए उस वो उनके भक्त हो गए थे, उनके पास आते थे ना, तो वैसे तो उन्होंने 16 स्वप्न देखे। किसने 16 स्वप्न देखे? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त। हाँ। और वो आचार्य भद्रबाहु से के पास आए दूसरे दिन सुबह, और उनका फल पूछने लगे कि ये मुझे 16 सपना आए, तो उस 16 सपने का रीजन क्या है, ऐसे सपने मुझे क्यों आए। अभी आवाज क्लियर है ना? अभी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना? ठीक है। हाँ नहीं मैम। मैम। हाँ, डिस्टरबेंस हो तो वापस बोल देना, तो मैं वो वापस रिपीट कर दूंगी। धर्मोपदेश मतलब जो तो डेली का प्रवचन होता है, वो धर्मोपदेश होने के बाद उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने पूछा कि मुझे 16 स्वप्न ऐसे स्वप्न आए हैं रात में, तो उसका फल क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने जो स्वप्न देखे हैं ना, वो उनके फल अनिष्ट सूचक है। अनिष्ट हो मतलब कुछ अनहोनी होने वाली, अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है, उसका उसके सूचक है। तो उन्होंने जो सपना देखे थे, उसमें पहला सपना देखा था कि सूर्य अस्त हो रहा है। तो भद्रबाहु ने जी ने उनका स्पष्टीकरण किया कि इसका मतलब है कि सारा ज्ञान अंधकारमय हो जाएगा। सूर्य अस्त होना मतलब ज्ञान का प्रकाश कम हो जाना और अंधकार छा जाना। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा सपना देखा कि कल्पवृक्ष की एक शाखा, कल्पवृक्ष जो थे ना पहले, उसकी एक शाखा टूट के गिर रही है। उसका मतलब उन्होंने बताया कि जैन धर्म का पतन होने वाला है और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों को दीक्षा नहीं दी जाए। उन्होंने ये मैम वापस स्टक हो गए मैम मैम। वापस ब्रेक हुई वॉइस। हाँ, दूसरा कल पहला आप ऑडिबल नहीं हो। पहला सपना था कि सूर्य अस्त हो रहा है, उसका मतलब है कि सारा ज्ञान अंधकारमय हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा सपना देखा कि कल्प वृक्ष की एक शाखा है ना, ब्रांच कल्प वृक्ष की, नॉर्मल पेड़ की नहीं, कल्प वृक्ष की एक शाखा टूट कर गिर रही है। तो उन्होंने बताया कि इसका अर्थ ये होता है कि जैन धर्म का पतन होने वाला, और चंद्रगुप्त के जो भी उत्तराधिकारी होंगे ना, किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि मिलेगी नहीं, मतलब धर्म उतना उसका पतन हो रहा है। फिर उन्होंने तीसरा स्वप्न के बारे में बताया कि एक दिव्य रथ आकाश में उतरता और वापस लौटता है। एक दिव्य रथ, एक रथ जो है ना बहुत फ्लरिश्ड, बहुत ब्यूटीफुल और दिव्य रथ जो है,
वो आकाश में उतरता है और वापस लौट भी जाता है। तब वो कहते हैं कि स्वर्गीय प्राणी भरत क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे। जो स्वर्ग के प्राणी है ना, वो अब भरत क्षेत्र में, मतलब जो देवता है ना, वो भरत क्षेत्र में पहले आते थे, अभी वो नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट सपना उन्होंने कहा कि चांद की का एक पार्ट टूटा हुआ है। चांद का, सूर्य और चांद होते हैं ना, उसका एक टूटा हुआ है, एक डिस्क। तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म भी ऐसे दो संप्रदायों में विभाजित हो जाएगा। जो बड़े संप्रदाय है दिगंबर और श्वेतांबर, उसके पहले नहीं थे, मतलब ये सारा विभाजित होने लगेगा। सब उसमें अंदर में सबके विचार विमर्श नहीं मिलेंगे और दोनों शाखाएं पढ़ने लगी। फिर नेक्स्ट सपना उन्होंने कहा कि काले हाथियों की लड़ाई हो रही है। क्या देखा उन्होंने? काले हाथियों हाथी की है ना, लड़ाई। वो काले कलर के हैं, ब्लैक हाथी है, और वो लोग क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कम बारिश और खराब फसल होगी। उसका अर्थ क्या कहा? कि अभी बारिश जो है ना, वो बहुत कम पड़ेगी और फसल जो है वो खराब होने लगेगी। बारिश की नहीं होने की वजह से फसल में तो नुकसान होता ही है ना। तो उन्होंने ये उसका मीनिंग बताया, उनके स्वप्न का ये स्पष्टीकरण बताया। फिर उन्होंने कहा कि गोदी में चमकती जुगनू, उसका मतलब स्नान हो जाएगा, और कुछ कुछ चिंगारियां, कुछ कुछ रोशनी से चमकेगा, तो हमको लगेगा कि वहां पे ज्ञान है। मतलब वो जुगनू जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रात में शाइन करते हैं कहीं कहीं जा। तो वैसे ही सच्चे जाने तो कोई नहीं रहेंगे, पर जुगनू की तरह चिंगारी आएगी और कमजोर रोशनी से चमकेगी। तो सच्चा ज्ञान नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मैम ये जुगनू वाला फिर से बताइए मैम, नहीं सुना नहीं आया ठीक से। हाँ, गोधूली में चमकते जुगनू, ऐसे उन्होंने देखा कि गार्डन में है ना जुगनू चमक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सच्चा ज्ञान है ना, वो खो जाएगा। अभी इस राइट सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा। कुछ कुछ चिंगारियां, यानी कि कमजोर रोशनी के जैसे ही चमकेगी, मतलब कुछ कुछ ज्ञान ही होगा, बाकी सारा ज्ञान विलीन हो जाएगा, विलिप्त हो जाएगा, उसका नॉलेज नहीं रहेगा। समझ में आया? आगे बढ़ो। हाँ मैम। एक सूखी हुई झील, अभी इसका हमारे मीटिंग में 10 मिनट का टाइम है, तो शायद ये सपने के बाद बंद हो जाए, तो आप टेंशन मत करना, क्योंकि अब कब बंद हो जाता है ना, अपने आप को पता नहीं चलता है। तो सूखी हुई झील उन्होंने देखी, तो उसका मतलब था कि आर्य खंड जैन सिद्धांतों से विहीन हो जाएगा और मिथ्यात्व बढ़ जाएगा। मतलब लोगों में सिद्धांत के जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, और वो लोग में मिथ्यात्व और भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। फिर नेक्स्ट सपना उन्होंने देखा कि सारी हवाओं में धुआं भर गया। क्या भर गया? सारी हवा में धुआं भर गया। उसका मतलब हुआ कि बुराई हावी होने लगेगी। बुराई जो है ना, अच्छाई पे हावी होने लगेगी और अच्छाई छिप जाएगी, लोगों में अच्छाई नहीं रहेगी। फिर उन्होंने देखा कि एक बंदर सिंहासन पर बैठा है। एक बंदर राजा के सिंहासन पर बैठा है। तो उन्होंने कहा कि नीच और निम्न कुल में जन्मे दुष्ट लोग शक्ति प्राप्त करेंगे। मतलब जो लोग वाले होंगे ना, वो पावर में आ जाएंगे। तो वैसा होता ही है ना आजकल। तो ये सारे सपने उन्होंने देखे थे। फिर उन्होंने सपना देखा कि एक कुत्ता सोने की कटोरे में पायसम खा रहा था। पायसम, पायसम मतलब एक टाइप की खीर होती है। तो वो एक कुत्ता है, और वो सोने की कटोरी में वो पैसा खा रहा है। तब उन्होंने कहा कि राजा छठे हिस्से से संतुष्ट न होकर भूमि लगान लागू करेंगे और इसे बढ़ाकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे। राजा को जो होता है ना, इनकम टैक्स जो मिलता है, मतलब जो लोग कर भरते हैं ना, तो वो बहुत छोटे अमाउंट में होता है। पर राजा उससे संतुष्ट नहीं होगा और भूमि की लगान वो सारी बढ़ा देगा,
और अपने प्रजा पर ये अत्याचार ऐसे करेंगे। युवा में जो होते हैं ना वो श्रम करते हैं, युवान बेल श्रम कर रहे हैं, यानी कि युवा लोग धार्मिक उद्देश्य बनाएंगे लेकिन वृद्ध होने पर उन्हें त्याग देंगे। जब लोग युवा मैम ये लास्ट वाला आवाज नहीं आई मैम। जब लोग युवा होंगे ना तब उनको धर्म के लिए बहुत इंक्लाइन रहेंगे, पर जैसे ही बूढ़े होंगे तब धर्म का त्याग कर देंगे। क्षत्रिय लड़के गधे पर सवार, जब क्षत्रिय लड़के मैम नहीं समझ में आया। सवार हो रहे नहीं थे, सुनाई दिया मैम। दृश्य देखा। नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। उसका मतलब हुआ कि उस नहीं सुनाई दे रहा मैडम कुछ भी। हाँ नहीं मैम, नहीं कुछ भी मैम सुनाई नहीं मैम दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा है मैम। कहाँ तक सुनाई लास्ट वो दिया? कुत्ते का खीर का सुनाई का बस। हाँ पायसम के बाद का नहीं सुनाई दिया। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा मैम। हाँ हाँ, मैं वापस रिपीट करती हूँ। अभी आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? अभी आ हाँ रही है अब आ मैम। रही है। हाँ, अभी कितना टाइम बचा है? 6 मिनट है हमारे पास। मैम पायसम तक सुनाई दिया मैम। हाँ पायसम तक सुनाई दिया, उसके बाद का नहीं। हाँ, बाद में क्लियर नहीं है। कहा कि युवा बेल श्रम कर रहे हैं। युवा जो बेल है ना, बेल ऑक्स, वो युवा जब है ना, यंग है, तब वो परिश्रम कर रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि युवक लोग में धार्मिक उद्देश्य बनाएंगे। युवक जो होंगे ना, उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या होगा? धर्म के प्रति इंक्लाइन रहेंगे, पर जैसे ही वो लोग बूढ़े होते जाएंगे, वृद्ध होंगे, तब उनको धर्म को त्याग कर देंगे। समझ में आया? सुनाई दिया ये पूरा? यस मैम, थोड़ा थोड़ा पर समझ में आ गया मैम। पिताजी, मैम हाँ मैम नहीं। आधा सुनाई दिया, आधा थोड़ा नहीं सुनाई ब्रेक। दिया। मतलब सबका हाँ क्या मैम था वो थोड़ा सुनाई ब्रेक नहीं हुआ। दिया। युवा पीछे का लोग जो मीनिंग है सुनाई ना, दिया। युवक जो है ना, जब वो लोग युवान होंगे तब धर्म के प्रति उनका आकर्षण रहेगा, धर्म के प्रति उद्देश्य रहेगा। पर जैसे ही वो लोग बड़ी उम्र के हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो धर्म को त्याग देंगे। क्लियर? ओके मैम। हाँ फिर नेक्स्ट उनको सपना आया कि क्षत्रिय कुल के जो लड़के होते हैं ना, वो गधे पे सवार है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च वंश के राजा है ना, वंश के राजा आधार के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ? मतलब उच्च वंश के जो राजा है ना, वो गलत काम में ज्यादा जुड़ेंगे। अच्छा। उसमें नीति नहीं रहेगी और वो गलत काम ज्यादा करेंगे। और भी 4 सपना है। वहां पे कहते हैं कि बंदर है ना, हंसों को डरा रहा है। जो बंदर है ना, मंकीज, वो हंसों को डरा रहा है। उसका मतलब होगा कि श्रेष्ठ लोगों को कष्ट देंगे और उन्हें अपने स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। जो लोग अच्छे क्वालिटी के होंगे ना, श्रेष्ठ होंगे ना, उन लोग को इतना परेशान करेंगे, इतना कष्ट देंगे, और उनको भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चे समुद्र पर कूद रहे हैं। जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, गाय के बछड़े बच्चे, वो समुद्र में कूद रहे हैं। उसका मतलब होता है कि राजा गैर कानूनी कर लगाते लोगों पे अत्याचार और भी बढ़ाएंगे। फिर लास्ट 2 है, उसमें एक है कि लोमड़ी ना बूढ़ी भेड़ों का पीछा कर रही है। लोमड़ी जो है ना, लोमड़ियां बूढ़ी भेड़, बूढ़े हो जाते हैं, उनके पीछे भागते हैं। उसका मतलब होता है कि खोखली तारीफों के नीचे लोग महान, अच्छे और बुद्धिमान लोगों से छुटकारा पा लेंगे। खोखली तारीफ सबको चाहिए और वो ऐसी ही आसक्ति के लगे रहते हैं। और लास्ट है कि एक बारह सिर वाला सर्प को आएगा, एक सांप आएगा, उसके 12 सिर होंगे। इसका मतलब है कि इस देश पर मृत्यु और अकाल से 12 वर्ष जाएंगे, 12 साल
अकाल में जाएगा। समझ में आया? तो ये 12 सपने थे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखे थे, उनको उनका स्पष्टीकरण भद्रबाहु ने इस प्रकार किया। फिर उसके बाद भी क्या होता है, कैसा होता है, उनका चारित्र और भी हम आगे आगे पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया और ये क्लास कभी भी बंद हो जाएगी, तो हम उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब मैडम आपने आ ये गया? थर्ड पर्सन का पीपीटी भेजा था। सविता जी बोलिए, मैम आप बोल रहे थे, आपने बोलिए। मैम आपने ये थर्ड पोर्शन का पीपीटी भेजा क्या, मतलब इसका पोर्शंस भेजा क्या आपने? ये गंडर का और जैन काउंसलिंग और हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म का क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो थर्ड पूरे वाले। मेरे भेज दिए ना। नहीं क्वेश्चंस नहीं मैडम, पीपीटी मतलब इसका। जल्दी जल्दी बोलिए। मैम मुझे पूरा डाउट था भेज मैम, दिए। कल का कंफर्म होता है क्या बोलना मैम, नहीं तो फिर कल मेरा प्रेजेंटेशन का रखते हैं इसलिए। कल का हाँ, कल कंफर्म का है क्या मैम? अभी तो क्लास के स्टार्टिंग में तो बोला मैंने कि कंफर्म नहीं है, और हम हाँ नहीं, हमारा अगर कुछ कंफर्म, पता है तो अभी नहीं तक कैसे शाम तक पता चल पता जाए? चल जा, नहीं शाम तक पता चल जाएगा ना मैम, पूछ रही हूँ। हाँ, शाम को पता चल जाएगा, अभी आधे घंटे में ही। और पता चलेगा तो भी कल मेरा भी यही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये क्लास का कंटिन्यू है ना, तो वो वही कंटिन्यू मैम रहेगा। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, सिर्फ आपका लिप मूवमेंट हो रहा है। हाँ, जैसे ही कंफर्म होता है मैं ग्रुप में आप लोग को बता दूंगी। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। मोस्टली तो नहीं होगा कल क्लास, कॉन्वोकेशन रहेगा, तो वहां पे कब जाना है वो अभी पता चल जाएगा। फिर मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, और आप लोग को एड्रेस वो डाल दिया है, कौन कौन आ रहा है। अगर किसी को आना है तो आप लोग उसमें डाल देना। ठीक है मैम। ठीक है, सविता जी आप क्या पूछे, मैम वो हमको कुछ समझ में डायरेक्ट नहीं आया। पहुंचना रहेगा ना वहाँ पर मैम? हमको वहाँ हाँ डायरेक्ट ही पहुंचना होगा? हाँ हाँ, डायरेक्ट ही पहुंचे ना, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेट्रो है, किसी का घर घर कहाँ है, किसी का घर कहाँ है, तो डायरेक्ट पहुंचेंगे वही तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है। मैम आपने थर्ड पोर्शन का स्टडी मटेरियल भेजा क्या ग्रुप में? हाँ, क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन का थर्ड यूनिट का भेजा क्या? नहीं, वो नहीं भेजा है आप लोग को, टेस्ट में बाद का अभी मैं